हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जिस चीज़ को देख रहे हैं वो है आपके सामने इंडियन इकोनॉमी। ये इंडियन इकोनॉमी है सर, जिसका हमारे पास रहेगा चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस 1947 से लेकर के 1990 तक की हम यहाँ पे बात करेंगे। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों को एक छोटा सा प्रीव्यू दे रखा है। इस प्रीव्यू को पढ़ेंगे और फिर हम अपने चैप्टर की क्या करेंगे शुरुआत, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि इंडिया को जब आज़ादी मिली उस शाम, उस समय भारत की जो इकोनॉमी थी उसकी क्या कंडीशन थी। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 रहेगा। पर चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हमारे पास क्या है, एक प्रीफेस है। वो कहता है कि इस यूनिट के अंदर बच्चों 2 चैप्टर हैं। द 2 चैप्टर्स इन दिस यूनिट गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज इट वाज एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टिल आफ्टर 4 डिकेड्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। तो यानी कि 4 डिकेड्स का मतलब हो गए 40 ईयर्स। तो 1947 से लेकर के और जो हमारी डेवलपमेंट हुई 40 साल तक, तो हमारे पास क्या आ गया 1990 तक एक ओवरव्यू है कि हमारी इकोनॉमी कैसी रही है और कैसी थी और कैसी हो गई। वो कहता है प्लान डेवलपमेंट विच वाज ए पाथ दैट इंडिया चूज। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू टेक ए सीरीज ऑफ स्टेप। भारत सरकार ने एक सीरीज ऑफ स्टेप सच एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड अनाउंसमेंट ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लानिंग कमीशन बनने के बाद इंडिया के अंदर 5 प्लान बनने शुरू हुए। और जब से सबसे पहला 5 ईयर प्लान था वो बना था 1951 से लेकर के 1956 तक, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहलाता है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे आखिरी प्लान था 12th 5 ईयर प्लान, वो बना है हमारे पास 2012 से लेकर के 2017 तक। उसके बाद हमने प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया। इसकी जगह एक नई कमीशन की स्थापना करी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीति आयोग। तो अब प्लानिंग कमीशन की जगह हमारे पास क्या आ गया है, नीति आयोग। डेट आपके पास 1 जनवरी 2015 से अब हमारे सामने प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब हमारे पास नीति आयोग है। और अनाउंसमेंट ऑफ द 5 ईयर प्लान्स, और जो 5 ईयर प्लान का जो आइडिया है ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। तो कहता है एन ओवरव्यू ऑफ द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स एंड ए क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द मेरिट एंड लिमिटेशंस ऑफ द प्लान डेवलपमेंट हैज़ बीन कवर्ड इन दिस यूनिट। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमने प्लान बनाए, उन प्लान्स की वजह से उनके क्या क्या मेरिट थे, उनके क्या क्या लिमिटेशंस थी, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों को चैप्टर का क्या दिया जाता है, इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में भी आपके पास इंट्रोडक्शन है। आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की साइट से, और ये एनसीईआरटी ही है। इंट्रोडक्शन में कहता है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस बुक का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमें फैमिलराइज करवाना, यानी कि हमें ये बताएगी यू विद द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट एज इट इज़ टूडे इन द आफ्टर मैथ ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमें बताएगी कि किस प्रकार से इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इकोनॉमी ने किस प्रकार से टर्न लिए और क्या क्या इसके अंदर फीचर रहे हैं। हाउएवर, इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक पास्ट। हमारे लिए कंट्री का, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का प्रेजेंट जानने से पहले उसका पास्ट जानना भी इम्पोर्टेंट है, इवन एज यू लर्न अबाउट इट्स प्रेजेंट स्टेट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अगर हम अपने प्रेजेंट स्टेट को जानना चाहते हैं या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को जानना चाहते हैं, तो उससे पहले के बाद थोड़ा सा पास्ट में भी नज़र डाल ली जाती है। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। तो पहले हम नज़र डालते हैं इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले हमारी क्या कंडीशन थी, एंड फ्रॉम एन आइडिया ऑफ द वेरियस कंसिडरेशन दैट शेप्ड इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। और फिर हम एक नज़र डालेंगे किसके ऊपर, बहुत सारे कंसिडरेशन, बहुत सारे स्टेप या आइडियाज़ जो लिए गए, जो शेप किए गए आफ्टर द इंडिपेंडेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कंट्री, फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग, इट हैज़ इट्स रूट स्टीप्ड इन द हिस्ट्री।
तो इंडियन इकोनॉमी की जो आज की कंडीशन है, उसकी जो रूट्स हैं वो किसके अंदर है? हिस्ट्री के अंदर हैं, particularly in the period when India was under British rule, which lasted for almost 2 centuries. अंग्रेजों ने लगभग हमारे ऊपर 200 साल राज किया है, 2 centuries, before India finally won its independence on 15th August 1947. तो 1947 तक लगभग उन्होंने 200 साल हमारे ऊपर राज किया है. द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश colonial रूल इन इंडिया was टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग ए रॉ मटेरियल सप्लायर. और अंग्रेजों का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उन्होंने इंडिया को क्या बनाना है? रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना है. और हम सप्लायर किसके लिए बनेंगे? ग्रेट ब्रिटेन के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या बनने लग रही थी? इंडस्ट्रीज. तो ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी, और वो रॉ मटेरियल कहाँ से ले जाते थे? इंडिया से ले जाते थे. तो ओन रैपिड एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस. An understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decades. फिर वो आपके सामने कहता है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल. तो हम अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें कॉलोनियल रूल अंग्रेजों के टाइम पे, तो वो बहुत ही क्या थी सर? हमारे पास बहुत कम डेवलपमेंट थी. इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंस इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल. अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी. दो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल. लोगों का जो सोर्स था एग्रीकल्चर था, लाइवलीहुड का. येट द कंट्रीज इकोनॉमी वाज करेक्टराइज्ड बाय द वेरियस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. एग्रीकल्चर के साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो इंडिया में परफॉर्म की जाती थी. ये मैं अंग्रेजों से आने के पहले की बात कर रहा हूँ भाई आपसे. इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल. इंडिया जो था आपके पास एक वेल नोन कंट्री था. किस चीज़ को लेकर के? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को लेकर के, कॉटन और सिल्क को लेकर के, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन्स वर्क्स. ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी? पॉपुलर थी वर्ल्ड वाइड. दीज प्रोडक्ट्स एंजॉय ए वर्ल्ड वाइड मार्केट. इन सभी प्रोडक्ट्स का जो मतलब कि एक मार्केट बेस था वो वर्ल्ड वाइड था. ऑन द रेपुटेशन ऑफ ए फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड, क्योंकि इसके अंदर एक फाइन क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाता था. और हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्ट्समैन सीन इन ऑल इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. तो जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्ट्समैन जो था हमारा वो बहुत हाई था. सीन इन ऑल इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया. और वो सारे के सारे जो होते थे लोग हमसे क्या करते थे? इम्पोर्ट करते थे. एक केस स्टडी आपको दे रखी है छोटी सी, जैसे कि आपके सामने है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल. तो बंगाल के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी. तो वो कहता है मुस्लिन इज़ ए टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल. एक कॉटन है सर जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुस्लिन बोलते हैं. और ये ओरिजिनली कहाँ पे पाया जाता है? बंगाल के अंदर, पर्टिकुलरली प्लेस इन एंड अराउंड ढाका. और ढाका आज के टाइम पे क्या है सर? बांग्लादेश की राजधानी है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. वो कहता है वहाँ पे जो मुस्लिम मतलब कि जो कॉटन मिलता था उसको हम डक्काई मुस्लिन के नाम से जानते थे. डक्काई मुस्लिन हैड गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम एज एन एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. द फाइन वेराइटी ऑफ मुस्लिन वाज कॉल्ड मलमल. जो ये बढ़िया क्वालिटी का जो मुस्लिन होता था, जो कॉटन होता था, उसको मलमल बोलते थे. और सम टाइम फॉरेन ट्रैवलर्स ऑल्सो यूज्ड टू रेफर टू इट एज मलमल शाही. तो जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते थे वो इस मलमल को क्या बोलते थे? मलमल शाही या फिर मलमल खास. ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि जो रॉयल परिवार होते थे, जो शाही परिवार होते थे, जो अमीर वर्ग के लोग होते थे, वही इस कॉटन के कपड़ों को यूज़ करते थे, कॉटन को यूज़ करते थे. तो इसीलिए जो बंगाल का जो इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड थी, क्योंकि वहाँ पे जो कॉटन का यूज़ होता था वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का था, जिसका नाम क्या था? मुस्लिन, यानी कि डक्काई मुस्लिन. ठीक है. तो उसका नाम क्या था हमारे सामने? डक्काई मुस्लिन. मुस्लिन. ठीक है बच्चों. उसके बाद आपके सामने आता है द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री. अंग्रेजों ने जितनी भी पॉलिसीज इंडिया के अंदर बनाई, इकोनॉमिक पॉलिसी, उन सब का एक ही टारगेट था. क्या टारगेट था सर? प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री. वो सिर्फ ब्रिटेन का भला चाहते थे. देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था. सच पॉलिसीज ब्रोट अबाउट ए फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी.
जितनी भी पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई, इससे जो इंडियन इकोनॉमी थी उसके अंदर एक फंडामेंटल चेंज देखने को मिला, ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत को क्या बना दिया, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स। जो कहाँ पे प्रोड्यूस होती थी, ब्रिटेन में प्रोड्यूस होती थी। Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income. जो विदेशी जो अंग्रेजी सरकार थी उसने कभी भी कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं किया, कोई सिंसियर अटेम्प्ट, कोई मतलब कि स्टेप नहीं लिया इंडियन नेशनल इनकम को या पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने का। कुछ इंडिविजुअल्स थे, कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने अपना प्रयास किया, विच वर मेड टू मेजर सच इनकम इल्ड कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट। और जो उन्होंने बातें बताई वो अपने आप में कॉन्फ्लिक्टिंग थी और इनकन्सिस्टेंट थी, मतलब कि उन पर भरोसा करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम था। जैसे कि आपके सामने दादा भाई नौरोजी है ना, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी ड्रेनेज ऑफ वेल्थ के नाम से, एक मतलब ये वो था, बुक का नाम शायद क्या था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम से एक बुक लिखी गई थी, इसके अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। विलियम डिगबॉय एंड वी के आर वी राव, वी के आर वी राव। तो ये तीन बंदों के नाम याद रख लेना आपके सामने, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगबई एंड वी के आर वी राव। और बाकी सबके भूल भी जाओ तो वी के आर वी राव को मत भूलना। तो वी के आर वी राव और आपके सामने आर सी देसाई, जो राव साहब थे, अभी बताया ना मैंने, वी के आर वी राव, वी के आर वी राव। तो वी के आर वी राव हुज एस्टिमेट्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वाज कंसिडरेबली वेरी सिग्निफिकेंट। उन्होंने जो डाटा दिया था, जो एस्टिमेट लगाया था, वो फिर भी थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। वो कहता है हाउ एवर मोस्ट स्टडीज डिड फाइंड दैट कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट। जितनी भी स्टडी इंडिया के अंदर हुई उन सभी स्टडीज़ का यही कहना था कि जो हमारा एग्रीगेट रियल आउटपुट था उसके अंदर जो ग्रोथ थी वो आपके सामने क्या थी सर, लेस देन 2%। वो ग्रोथ 2% से भी कम थी। और अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा आउटपुट की बात करें, तो उसकी तो ग्रोथ बहुत ही कम थी। वो कितनी थी आपके सामने, 0.5%, यानी कि 0.5%, 0.5% पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो। और अगर मैं रियल एग्रीगेट रियल आउटपुट की बात करूं तो उसकी जो ग्रोथ थी वो क्या थी, लेस देन 2%। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी यूनिट है उसका नाम है डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंसेस। 1947 से लेकर के 1950 तक की हमें बात करनी है। पहला जो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास बताया गया है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। फिर हमें बताया गया है किसके बारे में, डेक्काई मुस्लिम के बारे में, जिसको मुस्लिम शाही या फिर मुस्लिम खास के नाम से भी जानते थे। फिर थोड़ा सा हमें नेशनल इनकम, ये पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया गया है। अंग्रेज़ों ने तो कोई प्रयास नहीं किए, हमारे कुछ इंडिविजुअल अटैम्प्ट्स हुए हैं सर, जैसे कि दादा भाई नौरोजी और वी के आर वी राव, और ये आपके सामने और भी थे, आर सी देसाई साहब। तो राव साहब जो थे उनका थोड़ा सा जो डाटा था वो सिग्निफिकेंट था, और उन्होंने बताया है एग्रीगेट रियल आउटपुट की जो ग्रोथ है वो 2% से भी कम है, और पर कैपिटा इनकम की बात करें तो उसकी जो ग्रोथ है वो 0.5% से भी कम है। फिर एक छोटी सी केस स्टडी और है, एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश इंडिया। प्री ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया से पहले का जो टाइम था, उस टाइम पे जो मैंने बताया ना 80 to 85% लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। तो एक फ्रेंच ट्रैवलर इंडिया में आए हैं सर, जिनका नाम क्या था, बैरनियर। और उन्होंने बताया है कि सर मेरी 2 विजिट के बाद, है ना, तो उन्होंने बताया कि जो मैंने विजिट की है, द नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड ऑफ बंगाल इन 2 विजिट्स। बंगाल की 2 विजिट करने के बाद जो मैंने नॉलेज एक्वायर की है, मैं उससे कह सकता हूँ कि सर जो बंगाल है वो रिच है, किससे, इजिप्ट से। बंगाल इज रिचर देन इजिप्ट। तो कहता है इट एक्सपोर्ट कॉटन एंड सिल्क, राइस, शुगर, बटर, इट प्रोड्यूस एम्पल फॉर इट्स ओन कंजम्पशन, जैसे कि वीट है, वेजिटेबल है, ग्रेन है, फॉल्स है, डक्स हैं, गीज हैं। तो इस प्रकार से हर चीज़ का यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता था वो किस में होता था, इन अबंडेंस होता था। तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है वो इजिप्ट से भी ज़्यादा अमीर है। कहने वाले बंदे कौन थे, फ्रेंच ट्रैवलर, और नाम क्या था सर उनका, बैरनियर। नाम क्या रहा है, बैरनियर।
तो इस प्रकार से आपके सामने एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया की बात यहाँ पे की गई है। अगला टॉपिक हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर है। इसके अंदर हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो लेक्चर नंबर 2 जो है वो इसके बाद आएगा, आप उसको देखते रहिएगा। लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की और उसको फिर वहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीट। ठीक है बच्चों, बाय।